सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी के आज के केमिस्ट्री के सेशन में, जहां आज केमिस्ट्री के क्लास में हम एक और नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और आज हम अपने बाकी के पीछे के चैप्टर्स को बहुत अच्छे और आसानी से खत्म करते हुए एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर की शुरुआत आज के सेशन में करने वाले हैं। और चैप्टर क्या होगा हमारा? दैट विल बी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये कार्बन कार्बन के बारे में वैसे हमने पहले भी जाना है, लाइक जब हमने मेटल और नॉन मेटल वाला हमने चैप्टर देखा था, वहां पर भी इस कार्बन की बात की गई थी, है ना। देन जब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आवर्तीय वर्गीकरण देखा था, वहां पे भी हमने कार्बन की बात की। तो वैसे तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तत्वों की बात करें, तो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर कुल 118 पाए जाते हैं। इवन उससे और ज्यादा की जा चुकी है, लेकिन उन 118 या फिर अधिक तत्वों में हमने सिर्फ इस कार्बन को ही क्यों चूज किया, या फिर सिर्फ इस कार्बन के ही कंपाउंड्स को, इन्हीं के ही सारे यौगिकों को हमें क्यों जानना है? क्यों नहीं बाकी के एलिमेंट भी हम इतने अच्छे से स्टडी करते हैं, या फिर उनका भी अपना एक अलग पार्ट बनता है? ऐसा कुछ तो डिफरेंस होगा कार्बन के पास, ऐसी कोई तो स्पेशल पर्सनालिटी होगी, कोई तो विशेषता होगी जिसके वजह से टॉपिक ही बिल्कुल अलग निकल गया, सबसे बिल्कुल डिफरेंट गया। तो यही सारी चीज हम अपने इस चैप्टर में खत्म करने वाले हैं कि ऐसा क्या है ये कार्बन, ऐसा क्या डिफरेंट अपना एक अलग और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स है, कौन से ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन के अंडर में आते हैं, कार्बन के ग्रुप में आते हैं। वैसे अगर हम कार्बन के कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होते हैं? अगर हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी की बात करें तो क्या है ये कंपाउंड? तो जब कभी भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स अगर आपस में किसी प्रकार का बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो आपका कोई आयोनिक बॉन्ड हो, चाहे वो आपका कोई कोवलेंट बंध हो, ठीक है। तो अगर कोई बंध बना रहे हैं, कोई बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके बाद इसका निर्माण होता है, एक कंपाउंड का निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो वैसे ये चैप्टर हमारा कार्बन से संबंधित है, तो यहाँ पर हम जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी यौगिक देखेंगे, वो सारे के सारे हमारे इस कार्बन से संबंधित होंगे। इनके साथ हम बाकी के तत्वों का एक बंध तैयार करेंगे। उसमें से कुछ आपके बंध आयोनिक भी होंगे, कुछ आपके कोवलेंट भी होंगे, लेकिन सामान्यतः या अधिकांश मात्रा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड पे ज्यादा, कोवलेंट बंध पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड तो नहीं, आयोनिक बॉन्ड से तो शायद अभी तक नहीं आए, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड से संबंधित अभी तक हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ कोवलेंट बॉन्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे, पर वो तो तब करेंगे ना जब हम कार्बन के बारे में हर एक चीज को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन के इस कार्बन वर्ड के साथ। इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद इनके कुछ एलोट्रोप्स के बारे में देखेंगे। अब एलोट्रोप्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स या कौन कौन से कार्बन के पार्ट आते हैं, उसके लिए तो आज हमें अपना सेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े कार्बन की तरफ। तो अगर इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये क्या है? ये एक एलिमेंट है, एक तत्व है, ठीक है। अब जैसा कि हमने एटॉमिक नंबर पढ़ लिया है, हमने एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, है ना, हमने एटॉमिक मास भी हमने पढ़ लिया, परमाणु द्रव्यमान। देन किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, हम वो भी देख चुके हैं। और किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, वो एसपीडीएफ वाला फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एटम्स के अलग अलग कोशों में,
वो सारी चीजें हमने अपने पिछले के चैप्टर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो उन्हीं सब का इस्तेमाल करके आज हम इस कार्बन वर्ड की बात और भी ज्यादा होंगे, इनके बारे में और ज्यादा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे मूल बात, बिल्कुल ही फंडामेंटल बात करते हैं इस कार्बन के बारे में, और वो है इसकी एक पहचान। और वो क्या है? इसकी, ठीक है, लाइक अगर हम अपनी बात करते हैं तो अगर हम कहीं पे भी किसी क्लास को, या हमने अपना स्कूल टाइम तो बहुत अच्छे से खत्म किया है ना, तो हमारे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हमारा एक अपना रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर, हम सबका अपना एक रोल क्रमांक होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 118 के बारे में हमने पढ़े है ना, तो उन एलिमेंट्स का हमारे रोल नंबर की तरह ही इनका भी एक अपना संख्या होता है, जिसे हम परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से इनकी एक अपनी पहचान बनती है। और वहां पे अगर हम इस कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो इनकी परमाणु संख्या 6 होती है। और ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि अगर हम यहाँ इनके एटॉमिक नंबर जान गए, इनका परमाणु क्रमांक जान गए, तो इसके माध्यम से इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ये भी हम जान ही गए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसका इलेक्ट्रॉनों का भी संख्या होता है और उनके प्रोटॉन्स का भी संख्या होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मौजूदगी है, तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर हम इनका बॉन्ड देखते हैं, किस प्रकार से इनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बिल्कुल बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की संख्या काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, ये 6 प्रोटोनों से मिलकर बने हुए। yes. हेलो हेलो हेलो, हमारी वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? अभी हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, हम बस अभी एटॉमिक नंबर पे थे ना। तो यहाँ अगर हम इस कार्बन के बंध को, इसके बॉन्ड को देखते हैं, तो जिस प्रकार से इसके इस न्यूक्लियस वाले हिस्से में, न्यूक्लियस में कौन मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बाकी अगर बात रही इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो तो बाहर इधर ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना, ये जो ऑर्बिट्स बने रहे इधर, जिन्हें हम कोश, सेल भी बोलते हैं, है ना। तो इस सेल में जो घूमता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जब हमने अभी प्रोटॉन्स की संख्या ज्ञात किया, काउंट किया, तो हमें कितना मिला? 1 2 3 4 5 6। ये जितने भी रेड बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी संख्या, साथ ही साथ अगर हम इनके न्यूट्रॉन्स की भी संख्या कैलकुलेट कर, काउंट करते हैं, जो यहाँ पे येलो बॉल्स हैं, तो वो भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी एलिमेंट का जितना परमाणु संख्या होता है, उतना ही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की भी संख्या होती है। ठीक है, इसके साथ अब इसकी वैलेंसी कैलकुलेट कर ले। तो अगर हम इनकी वैलेंसी की बात करते हैं, तो वहां पे हम इनको के, एल, एम इस तरीके के कोशों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जहां पे जो के सेल, के कोश होता है, इसकी एबिलिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की? 2। तो अगर इनके एटॉमिक, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, वो के सेल में आ जाएंगे, है ना। अब कितने बचे बाकी के? 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके बाद वाले ये एल सेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है?
4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके वैलेंसी की बात करें, संयोजकता की बात करें, तो उसके लिए तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। ऑक्टेट क्या, अष्टक, है ना। यहाँ पे हमें अष्टक नियम को भी तो फॉलो कराना है ना, ऑक्टेव लॉ। तो उसके लिए क्या, वो ऑक्टेव लॉ क्या कहता है, अष्टक का नियम हमें क्या एक्सप्लेन करता है, वो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाहरी कोश होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल 8 होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके करे किसी दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा, है ना। तो यहाँ बात बताइए, अगर इसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी संयोजकता कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नियम पूरा हो ही, यहाँ पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, जिस दूसरे तत्व के साथ ये अपना बॉन्ड तैयार करेगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देकर अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर कर लेगा। बात अगर देने की, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए अगर ये ऑक्सीजन के साथ ही करता है और ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, तब जाके क्या इसकी कंप्लीट होगी? फिर भी नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ना कि यूज करेगा। अगर ये किसी दूसरे के साथ कोई कंपाउंड बना रहा है, तो उस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके लेकर अपने कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और एक चीज, अगर इसकी परमाणु संख्या 6 है, अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें, तो वो होता है आपका 12.01, ठीक है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है कार्बन का, वो कितना होता है, 12.01, ठीक है। डेसिमल के बाद हम यहाँ सिर्फ 2 डिजिट को ही अज्यूम करते हैं, बॉक्स में निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ 12, ठीक है। और एक चीज होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच का जो रिलेशन होता है ना, अधिकांश हम ये देखते हैं, किसी संख्या का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना होता है, एटॉमिक मास होता है। बीच बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, एक्सेप्शंस आ जाते हैं, पूरा डबल नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं कि अगर किसी की परमाणु संख्या, मान लीजिए यहाँ पे हमने कार्बन को देखा, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, तो जो इसका द्रव्यमान होगा ना, वो 6 का दुगना कितना हो जाएगा, 12। तो इसका द्रव्यमान 12 या 12 के अप्रोक्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डैट इट इज अ टेट्रावैलेंट, यह आपका चतुष संयोजक होता है। ये टेट्रावैलेंट वर्ड क्या होता है, तो इसके टेट्रावैलेंट वाली विशेषता से हमें ये पता चलता है कि ये बॉन्ड बनाता है, और वो भी कितने का, ये 4 बंध बनाता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम इनके बॉन्डिंग्स की बात करते हैं ना, तो बॉन्डिंग्स के साथ जो हमने लीविस का डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के टाइम, जैसे कि मान लीजिए कि कॉमन नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं साधारण सा CO2 का, ठीक है। CO2 में कार्बन भी मौजूद है, और कार्बन के साथ एक दूसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं और इसका अब हम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए अगर हम इसका लेविस डॉट संरचना ड्रॉ करते हैं, तो लेविस डॉट संरचना क्या होता है, जो हमारा ये कार्बन है ये बिल्कुल मिडिल में रहेगा, और उसमें हम क्या करते थे, इनके चारों तरफ कुछ डॉट्स का अरेंजमेंट कराते थे, और वो डॉट्स क्या होता था, वो डॉट्स इनका एटॉमिक नंबर होता था, है ना। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितनी होती है, परमाणु संख्या 6, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम वैलेंसी काउंट करते हैं, तो वो अभी हमने काउंट किया कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 4, और इसकी कितनी हो जाएगी, पहले में 2 और दूसरे में 6। यहाँ पे एक चीज तो दिख गया कि दोनों का ही ऑक्टेट वाला पार्ट कंप्लीट नहीं है, दोनों का अष्टक पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपको बोला था ना कि कार्बन कभी किसी दूसरे एलिमेंट से अपने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो इसके बाहरी कोश में कितनी 4 है और इसके पूरी एटॉमिक नंबर 6, तो इस पे डॉट स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे हमारे 1 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से इनकी ये कार्बन का हमारा लीविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी तो है ना, और भी ऑक्सीजन के दो दो एटम्स है ना, तो एक एटम हमारे इधर ऑक्सीजन आ गया, दूसरा इधर आ गया। ऑक्सीजन की कितनी एटॉमिक संख्या है 8 है, तो इसके चारों तरफ भी आपके 8 हो जाएंगे, 2 4 6 8। इस प्रकार से हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक लीविस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखिए कार्बन के पास 6 एटम्स हैं, अगर ये ऑक्सीजन से 2 एटम्स को गेन कर लेता है, क्या अब जाके इसका जो अपना एक अष्टक है वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से 2 एटम्स को लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है, या फिर यही कार्बन इधर से ऑक्सीजन से 2 एटम्स को लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है ना। और इस प्रकार से ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड तैयार कर लिया। इसने कितने एटम्स गेन किए, 2 ना, तो ये एक बॉन्ड बनाया ना इस तरीके से CO2 का। ये हमारा क्या है, शो करता है टेट्रावैलेंट को। टेट्रावैलेंट यही कहता है कि जो कार्बन है ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड भी, लाइक ये सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ये आपके ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। इतनी इनकी कैपेबिलिटी होती है, जबकि इनका जो आकार होता है, जो इनकी साइज होती है वो काफी छोटी होती है, और इनका आकार काफी छोटा होता है, जिसके वजह से ये कार्बन किसी भी एलिमेंट्स के साथ कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं बाकी एलिमेंट्स की तुलना में। ठीक है, और इन्हीं सारे कुछ स्पेशल कंडीशन की वजह से ये बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यही थी इनकी वो टेट्रावैलेंट वाली प्रॉपर्टी, ये किसी एलिमेंट के साथ मिलकर कोई कोवलेंट बॉन्ड तैयार कर सकते हैं, एटलीस्ट ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वही चीज कि इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कराया ना, तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो वही एक्सप्लेन कर रहा है ये कि यह इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सह संयोजक बंध बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं और उसके बाद ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना के तैयार करते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है, दैट इट शोज अ कैटिनेशन। ठीक है, इसके पास एक कैटिनेशन की भी विशेषता होती है। अब ये कैटिनेशन क्या होता है, तो ये कार्बन जो होता है ना, ये खुद के साथ भी मिलके या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलके एक लंबा सा चेन तैयार कर सकता है। ठीक है, अब ये चेन ये कैसे तैयार करेगा, ये किस प्रकार से श्रृंखला का निर्माण करा, तब हम बाकी के एलेक्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे, वहां पर हम चेन को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि इसकी ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, क्या इसका जो ये श्रृंखलन का विशेषता है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यह खुद से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक है, और जब ये आपस में जुड़ के श्रृंखला तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद ही फॉर्मेशन होता है इनके एलोट्रोप्स का। ठीक है, अब एलोट्रोप्स क्या, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि अगर कोई सेम एलिमेंट के अलग अलग जब रूप हो जाते हैं, कोई एक ही चीज का निर्माण होता है, डिफरेंट में दर्शाते हैं, पर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, तो वैसे एलिमेंट्स को हम आपस में क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए
फिर ये इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद और चीजें देखते हैं और क्या है इनमें। तो अब बात करते हैं इनकी कोवलेंट किस तरह से इनका होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, दैट द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कार्बन होते हैं ये जिस प्रकार से सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हैं बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यह सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से इनका एक कोवलेंट बॉन्ड तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट कार्बन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि अभी वो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाले मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन एकल, द्विगुण और त्रिगुण ये तीनों प्रकार के बंध बना सकते हैं। ये तीनों तरीके के कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल हम यहाँ मीथेन के लेते हैं, जहां पे हम कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तैयार करेंगे। ठीक है, जहां हम कार्बन के एक एटम को लेंगे और हाइड्रोजन के 4 एटम्स को लेंगे। तो जब हम इनका एक बंध तैयार करते हैं, बॉन्ड तैयार करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, CH4 क्या होता है, ये हमारा मीथेन। है ना, जहां पे हमें कार्बन का एक एटम यूज करना और हाइड्रोजन के 4 एटम्स यूज करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब इसकी हेल्प से सेम तरीके से हम यहाँ पे इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, जहां पे हमें हाइड्रोजन का सिंगल यूज करना है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने, 4 हो गए, है ना। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे इसकी हम इस पे जो हम डॉट्स इसको देंगे, वो डॉट्स क्या होगा, इनका अपना एक एटॉमिक नंबर और क्या है वो 1 है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1 होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और जो ये आपके कार्बन हो गया, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 4 होंगे ना, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर भी इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तब जाके जो ये आपस में इस प्रकार से बंध बनाएंगे, लाइक जहां पे इनके दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे ये कार्बन क्या कर रहा है, ये भले ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है और सिंगल बॉन्ड बनाते हुए ये मोर देन 1 एटम्स के साथ अपना एक कोवलेंट बॉन्ड तैयार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ये बॉन्ड बना वो इस प्रकार का होगा ना, CH4 का ये सिंगल बॉन्ड बन के निकला। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कार्बन है वो सिंगल भी बना सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इनके डबल की बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के टर्म में ये डबल बॉन्ड भी तैयार कर सकते हैं, जहां हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इथीन का। ठीक है, अगर हम इथीन की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला कितना होता है हमारा C2H4, जिस प्रकार से यहाँ कार्बन के हमारे एक एटम्स थे, अब हम कार्बन के 2 एटम्स का यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स अवेलेबल हैं, तो इनका जो बॉन्ड प्रिपरेशन होगा वो हाइड्रोजन के साथ हर तरफ से 2-2 कार्बन मिलेंगे, तब जाके वहां कार्बन का डबल बॉन्ड बन के तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इथीन की बात करते हैं, तो इथीन जो है ये भी एक डबल बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तीनों हमारे उदाहरण है ये क्या करेंगे, तो ये शो करेंगे किस प्रकार से जो हमारा कार्बन एटम्स है ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर
किस प्रकार से अलग अलग तरीके के बंध बना के तैयार कर रहा है, चाहे वो आपका मिथेन का सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो आपके इथीन का डबल बॉन्ड हो, या फिर इथाइन जो कि C2H2 होता है उसका ये ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, ये तीनों प्रकार के कोवलेंट बंध बना के तैयार करता है। ठीक है, सेम एग्जांपल जो अभी हमने देखा CH4 का, है ना, यहाँ पे कितने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने उसके एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही है तो आउटर मोस्ट में भी तो इसके एक ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। तो यहाँ पे ये इसके, और तब जाके ये कार्बन क्या कर रहा है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर हर तरफ से सिंगल बॉन्ड बना के तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये थी कार्बन की कोवलेंट, सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी। पहला, ये तीसरी थी, दो हमने डिस्कस कर लिया, एक कैटिनेशन वाला जहां पे कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है, और पहला हमने देखा था टेट्रावैलेंट, है ना, जिसमें ये 4 बॉन्ड सिंगल टाइम में बना सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इनके एलोट्रोप्स की। ये जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन के कौन कौन से अलग अलग फॉर्म हैं जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के कार्बन हैं, या किस भिन्न भिन्न रूप में ये कार्बन हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लाइक नॉर्मल अगर हम उदाहरण लेते हैं, जो डायमंड अपने ज्वेलरीज में यूज करते हैं, है ना, नेक्स्ट जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट तो बहुत ही साधारण सा है, जो हम पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल, पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो वो है तो ग्रेफाइट लेकिन वो एक कार्बन का ही फॉर्म है। प्लस में जो ये कार्बन है ये हमारे लाइफ साइकिल में भी इन्वॉल्व रहता है ना, तो जब हम ये कार्बन के लाइफ प्रोसेस में इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां पे हम कार्बन, कुछ ऐसे कार्बन देखेंगे जो हमारे लाइफ प्रोसेस में भी खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्या है, तो एक ही कार्बन अलग अलग फॉर्म में हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे धरती पर ये स्थित है। ठीक है, तो वही सारे क्या हो जाएंगे, इनके एलोट्रोप्स हो जाएंगे, तो कार्बन के अपर रूप। ठीक है, कौन कौन से अलग अलग रूपों में ये एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है दैट एलोट्रोप्स आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या होते हैं, तो किसी भी तत्व का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन मीन्स ठोसिए, क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं ना, ठोसिए होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करता है वो क्या है, एक प्रकार से वो एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, अपरूप होते हैं, that exist in more than one crystalline form with a varying physical properties। ये जो आपके एलोट्रोप्स होते हैं ये हमारे अर्थ पर एक से ज्यादा रूप में मौजूद होते हैं, जिनकी अगर हम, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पिछले के लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो अगर हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, भौतिकीय गुण की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे एलोट्रोप्स का जो भौतिकीय गुण होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम इनके कुछ रासायनिक गुणों की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वो आपस में समान होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, लाइक द डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू मोस्ट पॉपुलर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अगर हम यहाँ पे, तो हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो एलोट्रोप्स भी हम कार्बन की ही बात करेंगे, है ना, तो अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो जो ग्रेफाइट है या डायमंड है, ये दोनों मोस्ट कॉमन, सबसे साधारण एलोट्रोप्स है कार्बन का, जो हमारे अर्थ पे हमारे डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो किसी भी तत्व के क्रिस्टलीय रूप होते हैं जो एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में मौजूद होते हैं, जो एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
जिनमें अलग अलग भौतिकी गुण होते हैं, भले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक भौतिकी गुण मतलब जैसे कि इनका शेप, जैसे कि यहाँ पर हमने ये ग्रेफाइट और ये हमारा डायमंड है, तो अगर हम इनके आकार की बात करते हैं तो इनका आकार इनके भौतिकीय गुण में आ जाएगा, है ना। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में अलग अलग है। इनकी अगर हम साइज की बात करते हैं वो भी अलग अलग है। अगर हम इनमें हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो वो भी इनके डिफरेंट होंगे, वो भी तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट अगर हम इनके गलनांक या क्वथनांक की बात करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी इनका अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ये दोनों की जब लगभग सारी की सारी भौतिकीय गुण अलग है तो फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। लेकिन ये है क्या, ये फिर भी दोनों के दोनों कार्बन्स की ही कैटेगरी में आते हैं और यही होते हैं एलोट्रोप्स, जिनकी कुछ प्रकृति कुछ विशेषताएं भिन्न हो लेकिन वो दोनों आते हो सेम ही कैटेगरी में, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ही ये दोनों क्रिस्टलीय रूप है। और ये दोनों किसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हमारे कार्बन के। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। ठीक है, तो लेकिन इनकी जो रासायनिक गुण वो तुलनीय होती है, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो कंपेरेबल होता है, हम आराम से अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लगभग हमारे सारे के सारे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में समान होती है, एक जैसी होती है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड तो बिलोंग करता है कार्बन से ही ना। तो जो इनकी प्रॉपर्टीज वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो कार्बन से ही ना मैच करेंगी। ठीक है, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो सबसे लोकप्रिय एलोट्रोप्स है, ये कॉमन एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा हम डायमंड और ग्रेफाइट कर रहे हैं कब से, तो अब हमें लगता है कि इनके बारे में इंडिविजुअली इनके प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए। लाइक अभी हमने इनके सॉफ्टनेस हार्डनेस की बात की, अभी हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक और गलनांक की बात की। ठीक है, साथ ही साथ इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ना अपना, जैसे कि लाइट में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है तो इनमें से भी तो लाइट पास कर सकता है ना। अब ये डायमंड है, ये तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं तो यहाँ से लाइट भी पास कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे इनमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता होगा। साथ में इनकी अपनी कुछ कंडक्टिविटी भी होगी, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। ठीक है, तो उस आधार पर इनके कौन कौन से अपने विशेष गुण हैं, किस आधार पर ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, वो सारे हम एक एक करके इनके प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलोट्रोप्स के कुछ इंडिविजुअल उनकी प्रॉपर्टीज गुड। ठीक है, तो हम कब से डायमंड ग्रेफाइट कर रहे हैं, तो हम शुरुआत भी उनसे ही करते हैं। डायमंड ग्रेफाइट को छोड़कर भी अभी हमें और भी कार्बन एलोट्रोप्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डायमंड, जिससे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हीरा, वैसे तो इसका जो शेप होता है, जो इसकी संरचना होती है वो काफी हमसे फैमिलियर है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर, जो इनकी संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल हेड्रल होता है। इनकी जो संरचना होती है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। इनका जो ये नेटवर्क होता है ना, ये 3D नेटवर्क बना के तैयार करते हैं। ठीक है, वेयर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 others via strong covalent bond, जहां पे हर एक कार्बन एटम क्या करता है, तो चारों तरफ से इनके बॉन्ड से आपस में बंधा हुआ रहता है। लाइक अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं, ये तो ये चारों तरफ से एक बॉन्ड में बंधा हुआ है ना। यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये चारों तरफ से एक बॉन्ड में बंधा हुआ है। ठीक है, प्लस में अगर हम इनके यहाँ पे इनकी संरचना देखते हैं तो ये एक टेट्राहेड्रल और वो भी एक 3D फॉर्मेट में इनकी संरचना की गई है।
ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये एक 3D नेटवर्क में अरेंज रहते हैं, जहां पे हर एक कार्बन चारों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कोवलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है। ठीक है। और इनके प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट इनकी अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे कार्बन्स के एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नोन जो हमारा एलोट्रॉप होता है वो डायमंड होता है। ठीक है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग मटेरियल नोन। और सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप्स में नहीं बल्कि हमारे अर्थ पर जितने भी नेचुरली अकरिंग, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो नॉन मेटल्स हो, चाहे वो धातु हो या फिर अधातु हो, उनमें जो सबसे हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल होता है, सबसे जो हार्ड वाला पदार्थ होता है, वहां पे बात आती है डायमंड की। ठीक है। तो हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये ओवरऑल चाहे नॉन मेटल्स की बात हो चाहे मेटल्स की बात हो, दोनों ही कैटेगरी में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी हाई होता है। सो डायमंड हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है। ठीक है। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करें तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 2.42 के अप्रॉक्स में होते हैं। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। ठीक है। तो इनका जो अपवर्तक सूचकांक होता है वो भी सबसे हाईएस्ट होता है कार्बन के सारे एलोट्रोप्स में। ठीक है। और क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, आगे अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में किसकी बात आती है, हीट की, उष्म की, है ना। तो क्या अगर हम ये देखें कि ये जो डायमंड है, जो ये हीरा है, ये उष्म को, हीट को कंडक्ट कर सकता है, ये सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, तो वहां पर डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीरा होता है वो उष्म का एक अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम उष्म के टर्म में, थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म में बात करें, तो वहां पे ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम विद्युत की बात करें, तो विद्युत के टर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में ये अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, ये कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। अब बैड मीन्स ये नहीं कि ये बिल्कुल ही नहीं होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन बाकी के मेटल्स और कार्बन के बाकी के एलोट्रोप्स की तुलना में बहुत ही कम होती है, बहुत लो होती है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर वाला नहीं होता। ठीक है। तो इनमें डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। ये बैड कंडक्टर बिल्कुल बेस्ट नहीं होते, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनके यूजेस की बात करें, इनके इस्तेमाल की बात करें, तो डायमंड का एक कॉमन यूज तो हमें बहुत अच्छे से पता है, और वो क्या, कि इनका यूज हम ज्वेलरीज में करते हैं। ठीक है। ज्वेलरीज के साथ साथ उनको कट करने में भी, ज्वेलरीज को काटने में भी हम इन डायमंड्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है। तो हीरे का उपयोग इसकी कठोरता और स्थायित्व के कारण आभूषण काटने के उपकरण में, या फिर पीसने के लिए और पॉलिश करने में किया जाता है। वो भी किस वजह से, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी हार्डनेस वाली और जो इनकी ड्यूरेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, जो इनका कठोरता, हार्डनेस होता है, और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि ये इनकी जो स्थायित्व, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक ये टिक सकते हैं। ये जल्दी अपने वातावरण में रिएक्ट नहीं करते, किसी प्रकार की अभिक्रिया को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। तो इनके इन दोनों गुणों की वजह से ये क्या है, तो ये हमें इनका इस्तेमाल
नॉर्मल ज्वेलरीज में करते हैं, साथ ही साथ अगर हम इनका इस्तेमाल टूल्स के रूप में भी करते हैं, ठीक है, ज्वेलरीज को काटने के लिए औजारों के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ग्राइंडिंग में भी करते हैं और पॉलिशिंग में भी करते हैं, ठीक है। और वहां पे इनका इंपॉर्टेंस बेसिस हम क्या लेते हैं, वो इनकी हार्डनेस होती है और इनका ड्यूरेबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया था, जैसे कि अभी हमने जो वैलेंसी पॉइंट पता लगाया था, उस प्रकार से जो डायमंड की एसपीडीएफ वाले पे जो इसकी हम वैलेंसी काउंट करते हैं, उस टर्म में हम इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3 ही होती है, जो कार्बन का सिमिलर होता है। और एक और क्या अभी हमने देखा कि जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 के अप्रॉक्स में होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इनके साथ अब इनके बाद हमने अभी किसकी बात की थी, ग्रेफाइट की। हमने डायमंड के साथ अभी एलोट्रोप्स के एग्जांपल्स में ग्रेफाइट को भी लिया था, ठीक है। तो ग्रेफाइट को भी कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने डायमंड की शुरुआत उसके स्ट्रक्चर से की, उसकी संरचना से की, तो अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनकी संरचना की बात करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शेप का होता है। जैसे कि उनकी टेट्राहेड्रल थी ना, तो ये कैसे होते हैं, अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और एलोट्रोप्स है, मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा ना, क्रिस्टलीय रूप होगा, और क्रिस्टलीय कैसा होता है, ठोस होता है। तो वही चीज एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे कि ग्रेफाइट इज अ कोवलेंट सॉलिड। ये क्या है, ये कोवलेंट सॉलिड रूप में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्म्ड ऑफ अ प्योर कार्बन, और ये बिल्कुल शुद्ध कार्बन से मिलकर बने हुए रहते हैं, ठीक है। विच विथ एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल फॉर्मेट, जहां पे जो इनके एटम्स होते हैं, जो इनकी परमाणु होती है, वो एक हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन से निर्मित एक सहसंयोजक ठोस है, कोवलेंट सॉलिड है, जिसकी जो परमाणु होती है वो किस रूप में, तो वो षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, हेक्सागोनल फॉर्मेट में ये अरेंज्ड होते हैं इसके एटम्स, ठीक है। और ये बिल्कुल प्योर कार्बन से मिलके बने हुए रहते हैं, ओके। नेक्स्ट इसकी अगर हम अपीयरेंस की बात करें, तो एक चीज की इनकी अपीयरेंस के बेसिस पर ही इन्हें हम ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक लीड, ठीक है। क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा ग्रेइश और ब्लैक कलर में होता है, और ये काफी शाइनी होते हैं, जिसके वजह से इन ग्रेफाइट्स को हम ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, वही सेम, ग्रेइश होता है, ब्लैक होता है, और ये ओपेक होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ओपेक क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो इनमें से अगर हम ये कोशिश करें कि लाइट को पास करा ले, ठीक है, तो ये लाइट को खुद से पास नहीं होने देते, ये खुद के अंदर से रोशनी के आर पार होने की कोई भी रास्ते नहीं देते। वहीं पे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड ओपेक नहीं होता है, ठीक है। पर इनकी अपीयरेंस, ये ग्रेस ब्लैक होते हैं, ओपेक होते हैं, पर शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। वो तो आप रोजे ग्रेफाइट को देखते होंगे, लाइक जो आप पेंसिल का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पेंसिल को पूरा शार्प कर लेते हैं, छिल लेते हैं, तो वो काफी नोकीला और चमकदार हो जाता है ना। तो वो क्यों, क्योंकि वो ग्रेफाइट है, और उसका रंग भी कैसा होगा, या तो ग्रेस कलर में, भूरे, हल्का भूरे में होगा, या फिर काले रंग का होगा। और उसमें से आप लाइट भी पास करा के देखेंगे तो वहां से लाइट भी नहीं पास करेगा, क्योंकि वो अपारदर्शी होते हैं, ओपेक होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी अपीयरेंस थी, उपस्थिति, दैट ये भूरे, काले, अपारदर्शी और चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, इनकी संरचना कैसी होती है।
तो क्रिस्टलाइन विथ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोन रिंग्स, ये जो होते हैं ये क्रिस्टलीय कार्बन से बने हुए रहते हैं, और वो भी इनका आकार कैसा होता है, हेक्सागोनल, षटकोणीय होता है। वो तो अभी हम सबसे पहले पॉइंट में ही देख लिया था हमने, है ना। ये प्योर कार्बन से मिलके बने हुए रहते हैं और इनकी आकार कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इनका हार्डनेस, इनकी कठोरता किस प्रकार की होती है, तो ये काफी ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं विथ अ मोहस हार्डनेस ऑफ 1-2। ये जो वर्ड आया मोहस हार्डनेस, ये मोहस हार्डनेस क्या होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो विशेषता होती है ना, ये किसी भी एलिमेंट को हम कितना जल्दी, कितनी आसानी से उसे रेत सकते हैं या काट सकते हैं, वो जो उनकी विशेषता होती है वो डिस्क्राइब्ड है यहाँ इस मोहस हार्डनेस में। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, और चाहे तो हम इन्हें जरा सा फोर्स लगा के कट डाउन भी कर सकते हैं, जो वही प्रॉपर्टी यहाँ मोहस हार्डनेस में। और मोहस हार्डनेस में अपनी इनकी एक वैल्यू भी डिसाइड की जाती है, तो वहां पे जो ग्रेफाइट की वैल्यू होती है वो 1 या 2 के बीच में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, तो वो अभी हमने देखा कि ये जो हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ हीटिंग अप्लायंस भी होते हैं। ठीक है, लाइक ये जो ग्रेफाइट होते हैं, जैसे कि डायमंड के हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की थी, तो जो ग्रेफाइट होते हैं ये डायमंड की तरह पुअर कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये हमारे अच्छे सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो अगर हम चाहें तो कोई नॉर्मल छोटा सा एक सेटअप भी तैयार कर सकते हैं बैटरी वायर्स इनका यूज करके, जहां पे हम अपने घर वाले पेंसिल का यूज करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थे इस ग्रेफाइट के। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कार्बन के और भी कुछ एलोट्रोप्स हैं जो हम अपने अगले के सेशन में कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हम कार्बन के और भी कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स का निर्माण करेंगे, किस प्रकार से ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमने देखा, किस प्रकार से ये हमारे बॉन्ड बनके तैयार होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। या फिर कार्बन के साथ एक और वर्ड आया था कि उनके कंपाउंड्स, तो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, किस प्रकार से उनका निर्माण होता है और कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन के बारे में आज का हमारा ये बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था। बाकी की जो फर्दर चीजें हैं और भी ज्यादा डीप में जाके हम अपने अगले के सेशंस में, क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप आज के कार्बन के साथ जितने भी चीजें अभी हमने आपको दिया, उसके साथ कार्बन के लिए खुद को आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आगे के टॉपिक्स हमें समझने में काफी मजा आए और आसानी हो जाए। ठीक है, फिर कैसा क्रिस्टलीय क्या है, क्रिस्टलीय ये एक संरचना होती है जिस प्रकार से बॉन्ड्स बन के तैयार होते हैं ना, जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पे आपको डायमंड का ये अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, ये काफी सॉलिड होते हैं, ठोसिए होते हैं, और ये एक बॉन्ड भी बना के तैयार करते हैं। तो ऐसे गुणों को भी हम क्रिस्टलीय गुण कहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, जहां पे कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है वो भी एक सॉलिड फॉर्म में अपने बॉन्ड को अर्थ पे एग्जिस्ट कराता है। और कुछ क्वेश्चन है सर? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले की क्लास में और भी बाकी कार्बन के नए नए टॉपिक्स के साथ, और फिर खत्म करते हैं हम अपने इस कार्बन और कंपाउंड्स वाले भी चैप्टर को।
ओके देन, तब तक आप अपने रिवीजन अपने कंटिन्यू रखिए, अपने स्टडी में कंटिन्यू रखिए एंड बी लर्निंग. हैव अ गुड डे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.